जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एक और सत्र में। आज का जो ये सत्र है ये रहने वाला है एक ऐसे टॉपिक पर, और ये आज मुख्यतः एक चर्चा रहने वाली है। आज मैं आपसे बात करूंगा। आज जो मेरा ये सामने कैमरा है इसी से मैं बात करने वाला हूं, और यहीं से प्रश्न भी आएंगे और मैं उनका उत्तर भी देने का आपके सामने प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले तो आज का भूमिका ये है कि हम सभी देखते हैं अपने आसपास कितनी तरह के वायलेशंस हो रहे हैं। क्या कभी आपने अधिकारों के बारे में तो सब सोचते हैं कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अपने राइट्स की रक्षा के लिए तो हम क्या क्या नहीं करते। जैसे कि हमारा एक समाज है, पर्टिकुलर समाज है जो हर बात को लेके कहता है कि हमारे जो संविधान में हमारे जो अधिकार दिए हुए हैं उनका हनन हो रहा है, और इसलिए वो तोड़फोड़ करने के लिए सड़कों पे भी उतर जाते हैं। और वो सब हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं, अराजकता होते हुए रोज देख रहे हैं। आपने क्या कभी किसी ने सोचा है कि संविधान है तो संविधान ने हमें क्या क्या दिया है? संविधान ने हमें अधिकार तो दिए हैं, पर कोई कर्तव्य भी देश के प्रति हमारा है या नहीं है? क्या संविधान कर्तव्यों के नाम पे सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है? तो इसी पे आज की चर्चा रहने वाली है। और चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हर बार की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की चर्चाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी जान सकें कि जो संविधान लेके, जिस संविधान की प्रतियां लेके लोग घूम रहे हैं, उन संविधान में लिखा क्या है। क्या केवल अधिकार ही हैं या कर्तव्य भी हैं? क्योंकि हमारी जो ये संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, यहाँ पे कर्तव्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जो एब्राहमिक कल्चर होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वन लाइफ कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ पे सब कुछ सबको एक ही लाइफ में करना है, तो इसीलिए वो अधिकारों को ज़्यादा महत्व देते हैं और कर्तव्यों को अमूमन इग्नोर ही कर देते हैं। चलिए आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जाके जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव ये आपको लिखना ही है। हम ये हर बार मिस कर जाते हैं, इस बार पुनः कह रहे हैं, कृपा करके ज़रूर लिखिए। इससे रीच बढ़ेगा और जो हम सभी को बेनिफिट करेगा। चलिए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो मेरे साथ में, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे साथ में मेरे कैमरा बंधु हैं। तो कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो ना। अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, अधिकार और कर्तव्य, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने, पहला ही प्रश्न भिड़ते ही बहुत अच्छा किया है। तो अधिकार का होता है कि जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको यहाँ पे एज ए सिटीजन आपको जो मिलना चाहिए वो आपके अधिकार होंगे। लेकिन कर्तव्य क्या? आपको तो मिल गया, अब आपको देश को क्या देना है? आपकी ड्यूटीज, जैसे इंग्लिश शब्द जो है ड्यूटी, वो कर्तव्य है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कर्तव्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के होते हैं। मैं एक नागरिक के बहाने या नागरिक के तौर पे मुझे क्या क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये भी आपने फिर से एक पूरे एक तबके को एक कैटेगराइजेशन कर दिया है। ऐसा नहीं है, कर्तव्य सभी के हैं। कर्तव्य हर एक नागरिक का इस देश के प्रति कर्तव्य है। तो जब फंडामेंटल राइट्स की बात हम करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या आता है? तो मित्रों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है कि एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, तो जब हम रोड पे जा रहे हैं, ग्रीन सिग्नल है तो हम निकल रहे हैं, ठीक है। सिग्नल रेड हुआ तो भी हम अगर वहाँ पे नहीं रुक रहे, तो ये हम अपने कर्तव्य को मतलब निभाना छोड़ रहे हैं। ये हमारा एक कर्तव्य है कि हमें ग्रीन सिग्नल पे रेड सिग्नल पे रुकना है। तो ये एक फंडामेंटल कर्तव्य है। इससे क्या होगा? ये सरकार इस तरह के नियम क्यों बनाती है? तो इसका मुख्य पर्पस जो है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, वो हमारी ही सुरक्षा के लिए है। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट पूरे वर्ल्ड में होते हैं वो भारत में ही होते हैं। क्यों होते हैं आप बताइए मुझे। शायद आबादी ज़्यादा है इसलिए।
नहीं, आबादी से क्या होगा, आबादी से नहीं, आबादी ज़्यादा होना ठीक है, एक कारण मैं मान सकता हूँ, लेकिन आबादी से भी ज़्यादा जो इसके लिए कारण है वो ये है कि जो हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी है कि सड़क पे कैसे चलना है, ये एक नियम है, गवर्नमेंट ने नियम बनाया है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि चलो यार फाइन है, फाइन ही तो लगेगा, फाइन भर देंगे और निकल लेंगे। तो उस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उसी वजह से होते हैं। हाँ पूछो, आपको कुछ पूछना है और आगे पूछिए। मैं अपना टैक्स टाइम से पे करता हूँ, हाँ ये मेरी एक ड्यूटी है। हाँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी ये इंश्योर करेंगे कि भारत के सारे नागरिक अपना कर्तव्य पालन करें, बट ऐसा होता नहीं है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना यही है इस विषय में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही क्या, सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये ड्यूटीज़ हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं। लेकिन वही है ना कि ड्यूटीज़ को कोई एनफोर्स नहीं करता है, गवर्नमेंट भी जो है वो ड्यूटीज़ को एनफोर्स नहीं करती है। जबकि आज की जो चर्चा है उसका मुख्य विषय में हम यही निकालना चाहते हैं कि गवर्नमेंट्स को भी इसे एनफोर्स करना चाहिए और स्ट्रांगली एनफोर्स करना चाहिए। अगेन फिर मुद्दा करप्शन पे भी आता है कि करप्शन होता है, इसीलिए करप्शन इन द सेंस मैं उस वे में कह रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, अगर सिग्नल ब्रेक कर दिया हमने तो दूसरे कॉर्नर पे जाके कोई पान वाला होगा या कोई भी होगा जिसके साथ मांडवाली होगी पुलिस वाले की, तो वहाँ पे जाके आप अपना फाइन पे करते हो। तो वो फाइन देने की बजाय हम वहाँ पे उसको थोड़ा पैसा देके और निकल लेते आगे। तो यहाँ पे हमने अपना जो एक कर्तव्य है सिटीजन का वो वहाँ फिर से ब्रेक किया। अब आपका जो प्रश्न था कि ये आप टैक्स पे करते हैं, तो आप टैक्स पे करके जो आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है उसे तो आप पूरा कर रहे हैं। लेकिन यही जब हम कहते हैं ना कि सारे सिटीजन्स के लिए है वो कर्तव्य, जो है वो सबके लिए है, तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उसके लिए भी वो कर्तव्य उतने ही महत्वपूर्ण है, उसको फॉलो करना। हाँ पूछिए। अगर मैं अपने कर्तव्य नहीं निभा रहा हूँ तो क्या ये इलीगल है? अब फिर से वही बात आती है कि कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो ये इलीगल है। इलीगल नहीं है लेकिन एथिकल नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें, इलीगल मतलब जिसके लिए आप बाउंडेड हैं और आपको गवर्नमेंट पनिश कर सकती है। अगेन कहूँगा कि जो अपना पहला एग्जाम्पल है जिसमें कि हम सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं, तो सिग्नल ब्रेक होने पे गवर्नमेंट ऑफेंस है और उसके लिए लॉ बना हुआ है और उसके लिए अगेन फाइन भी लगता है आपको। तो यहाँ पे भी करप्शन मेन आ जाता है, करप्शन से बचना चाहिए। तो बात वही आती है कि जब तक हम समाज के रूप में इस करप्शन को, भ्रष्टाचार को नहीं रोकेंगे, तब तक ये हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये इसी तरह से ओवर रूल होती जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। एक देश के नज़रिए से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है। फिर आगे आते हैं कि अब आगे चलते हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और ये संविधान में क्या, संविधान इसको लेके क्या कहता है। अगेन फंडामेंटल राइट्स में तो ये है कि भाई मुझे मेरा धर्म फॉलो करने का भी अधिकार है, तो मैं अपने धर्म को फॉलो करने के नाम पे किसी का भी कुछ भी कर सकता हूँ क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगेन मैं कहूँगा कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, जो राइट्स हैं वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। आपका राइट अगर मेरे राइट को ओवर पावर कर रहा है तो उस केस में आप दोषी करार दिए जाएंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि जब मेरा राइट है उससे किसी और का जो फंडामेंटल राइट है वो हैम्पर तो नहीं हो रहा है। तो ये एक मेन रहता है। अभी मैं आपके सामने फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ सबसे पहले संविधान में कब आई। देखिए कितने मज़े की बात है, सनातन धर्म में तो नागरिक कर्तव्य या कर्तव्य जो है वो कितने पुराने समय से हैं, मनुस्मृति तक में है। और फिर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को अपना कर्तव्य बताया था, उसको बार बार यही कहा था कि जो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है वो तुम्हें करना चाहिए। तो कर्तव्य तो हमारे सनातन धर्म में तो हमारे फैब्रिक में इंट्रिंसिक है, बहुत पहले से है। पर
जब जब हमें स्वतंत्रता मिली तो ये हमारा दुर्भाग्य ही था कि स्वतंत्रता के बाद भी जो हमारे नीति निर्माता थे या जो संविधान के बनाने वाले थे, इन्होंने सोचा कि क्योंकि हमारी संस्कृति में ये इंट्रिंसिक है तो इसे संविधान में एक्सप्लिसिटली ऐड नहीं किया, कहीं पे कुछ उसके लिए लिखा नहीं गया। और कब तक नहीं लिखा गया? सन 1976 तक संविधान में इसको लेके कुछ लिखा नहीं गया था, स्पेसिफिकली कुछ लिखा नहीं गया था। इसके बाद 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, जिसकी सिफारिशों पे के आधार पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसे ऐड किया गया था। तो अब अपन आते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी 76 में बनी। अब सोचिए हमारी आज़ादी, हमारा जो स्वतंत्रता है, हमें हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 में। तो ऐसा क्या था कि हमें अपनी ड्यूटीज ऐड करने के लिए इतना टाइम लग गया, जबकि अधिकार तो हमने 1947 में ही ऐड कर लिए थे संविधान में। जब 1950 में संविधान बन के तैयार हुआ था, तो तब से लेके 76 तक और अमूमन 25 साल, इतना समय कैसे लग गया केवल अधिकार बताने के लिए, जबकि नागरिक अधिकार तो सबसे पहले होने चाहिए। इसके विपरीत जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान हुआ या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो जिन्होंने अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उन्होंने अपने नागरिक कर्तव्यों को सबसे पहले ऊपर रखा, सबसे ऊपर रखा। और इसी का परिणाम अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जापान की उन्नति हुई है। तो जब एक नागरिक अपने कर्तव्य समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उन्हें पूरी तरह से निष्ठा से निभाता है, तो उसमें वो जो देश है वो उन्नति करता है, वो जापान की तरह से उन्नति करता है। ये एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि ड्यूटीज़ क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, मुख्य ड्यूटीज़ क्या हो सकती है। आपको क्या लगता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होंगी? आप मुझे बताइए, पहले बताइए मुझे कि क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने आपको पहले ही ले लिया कि एक सिटीज़न की फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उसमें सबसे पहले तो सिविक सेंस, मतलब कि रोड नियमों का पालन करना। और एक आपने आगे बढ़ के बताया था कि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी एज ए टैक्स पेयर थी, वो समय से इनकम टैक्स पे करना, ये आपकी एक ड्यूटी है। और क्या क्या ड्यूटीज़ आपको लगता है होनी चाहिए एक नागरिक की? कुछ गैस करेंगे? एनी गैस? थोड़ा आइडिया कम है इस बारे में, मेरे को जानकारी। अच्छा चलिए, मैं आपको थोड़ा अवगत करा देता हूँ और क्या क्या होता है और क्या क्या ड्यूटीज जो हमारे संविधान में जो पॉइंट्स लिखे हैं मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये जो है ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष है जो अपने अधिकारों के लिए तो लेकर बहुत मुखर है और रोड जाम भी कर देंगे, सब कर देंगे वो लोग। उन्होंने कई लंबे समय तक दिल्ली को भी जाम करके रखा था। आप जानते हैं मैं किस समुदाय का नाम ले रहा हूँ, नाम लेना नहीं चाहूँगा लेकिन इंगित कहाँ कर रहा हूँ वो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे नेशनल एंथम का वो लोग किस प्रकार से सम्मान करते हैं ये आप भी जानते हैं। और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना ये सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट है। आप कहीं जा रहे हैं और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम बज रहा है, तो क्या हम अपने देश के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं निकाल सकते खड़े होके? नेशनल एंथम अगर आपके कानों में पड़ रहा है तो आपको खड़ा होना है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। सिटीजन्स ड्यूटीज़ में ये सबसे पहले आता है। तो ये एक पॉइंट है। आपको इस पे कुछ पूछना चाहेंगे मुझसे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर फंडामेंटल ड्यूटीज अगर एनफोर्स करते हैं तो ये एक्सट्रीमिज्म नहीं होगा, क्योंकि जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो इसको एक्सट्रीमिज्म करके टैग कर देता है, बोल देते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमको खड़ा होना है कि नहीं होना है। नहीं, लेफ्ट के इकोसिस्टम की आप बात करेंगे तो वे लोग बहुत ही शातिर तरीके से खेलते हैं। वे लोग हमेशा अधिकार की बात करते हैं और जहां ड्यूटीज की बात आती है वहां दुम दबा के वो चुपचाप निकल लेते हैं जी। जबकि यदि हम अगर अपने संविधान को सही अर्थों में संविधान की को हम समझें या उसके प्रति श्रद्धा रखें
तो हमें उतने ही अधिकार से जितना सम्मान हम अधिकारों का करते हैं, अगर उतना ही सम्मान हम अपने कर्तव्यों का भी करने लग जाएं, नागरिक कर्तव्यों का भी करने लग जाएं, तो अपने आप जो कहते हैं ना कि समाज में समरूपता या समाज में जो एक फैली विषमता है वो अपने आप दूर होने लगेगी। यदि सारे नागरिक भी, और सारे भी नहीं, 100 में से यदि 80 लोग भी इसे फॉलो करने लग जाएं, तो अपने आप आगे चल के ये होगा कि जो बाकी के लोग हैं वो भी उसे फॉलो करने लगेंगे। और ये फॉलो करना, अगेन एक्सट्रीमिज्म की, जो आपने एक्सट्रीमिज्म की बात कही है कि ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है, तो अपने देश के लिए एक्सट्रीमिज्म मैं नहीं मानता इसे एक्सट्रीमिज्म। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है कि अपने देश के सम्मान के लिए, क्योंकि आप याद कीजिए ना कि स्वतंत्रता मिलने के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, कितने लोग वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे स्वतंत्रता सेनानी कितने सारे ऐसे थे जो वीर गति को प्राप्त हुए इसी के लिए। तो क्या हम इतना सा नहीं कर सकते? अब आप एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे तो एक्सट्रीमिज्म, इसे देश के सम्मान, ये पेट्रियटिज्म है, ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है। और इसे एक्सट्रीमिज्म अगर देखा भी जाता है तो अब वो दौर आ चुका है जहाँ पे आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब है आपको उनको आंसर करना है। अब कोई आज के बाद आपसे कहे कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, तो आप उससे पूछिए कि तुम्हारे कितने संवैधानिक कर्तव्यों को तुम पूरा कर रहे हो। और ये यकीन मानिए कि जो पत्थर लेके आपके सामने आया है या जो लकड़ी लेके आपके सामने आया है, वो सारे अधिकारों में से कितने ही अधिकार तो वो ऑलरेडी वायलेट कर रहा है। अगेन फिर से ये सरकार पर भी है कि वो कितने जोर से अपने जो नागरिक के जो कर्तव्य हैं, इन्हें कितने जोर से ये इंश्योर करता है कि नागरिक उन्हें फॉलो करें, जबकि इस पे सरकारें भी मौन रहती हैं और होने देती है, जो हो रहा है उसे होने देती है। अब देख पा रहे हैं हम, जैसे उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोई भी केस जो योगी जी ने लिए हैं, कहीं पे भी वो ऐसे नहीं है कि जिसमें कि नागरिक के अधिकारों को हनन हुआ हो। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अधिकार की बात करने वाले नागरिक वहाँ पे हैं, वो सारे अपने नागरिक कर्तव्यों को इग्नोर कर रहे थे। आगे आएंगे हम कि वो कैसे इग्नोर कर रहे थे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला क्या नागरिक का अगला कर्तव्य क्या हो सकता है। तो अगला कर्तव्य है नागरिक का, पहला हमने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसके बाद अगला कर्तव्य आता है फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल के समय जो आइडियल्स थे, जिसमें कि जो भी भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, इस तरह के जो हमारे नेशनल आइडल्स हैं, इनका सम्मान हमें करना है और इनके आदर्शों पे हमें चलना है। फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे, महाराणा प्रताप भी थे। तो जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं, उन सभी का हमें सम्मान करना है और उनकी रेस्पेक्ट, यही मेन है सेकंड पॉइंट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये मुख्य बिंदुओं में ये भी आता है। इसके बाद अगला क्या? प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी क्या होती है? सॉवरेनिटी मतलब ये जो भारत खंड है, ये जो भारत भूभाग है, इसमें हमें इन्वेडर्स से या जो लोग यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, इलीगल्स, अगर आप उनका साथ दे रहे हैं, भले ही वो आपकी कौम के हैं, अगर आप उनका साथ दे रहे हैं तो आप अपने नागरिक कर्तव्य का हनन कर रहे हैं। आपको फिर उस केस में आपको अधिकार की बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप नहीं कह सकते कि ये मेरा अधिकार है, वो मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि आपने देश के प्रति गद्दारी की है। अगर आप किसी रोहिंग्या को या किसी को भी इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं किसी भी प्रकार से, तो आप देश के लिए आपके जो कर्तव्य है उनका हनन हो रहा है और आपको अधिकार करने की कोई बात ही नहीं है। आपके लिए कोई अधिकार होने भी नहीं चाहिए ऐसे इस मामले में। फिर आगे आते हैं डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। तो जब 1972 में जब नेहरू जी ने कॉल किया था कि भाई आज आवश्यकता है युवाओं को सेना में जाने की, क्योंकि चाइना से युद्ध होने वाला था, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारे कितने ही उस समय के जो युवा थे, किसान थे,
ये लोग सब आर्मी में ज्वाइन किया सबने और वहाँ पे अपनी सेवाएं दी। तो ये भी हमारा एक दायित्व है, ये भी हमारा एक कर्तव्य है, फंडामेंटल कर्तव्य में आता है ये भी। अगेन गवर्नमेंट एनफोर्स नहीं करती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज की जो सिचुएशन है, जैसा ज्वलंत बना हुआ है समाज में, जिस प्रकार से विद्वेष फैलाया जा रहा है एक पर्टिकुलर धार्मिक धर्म को फॉलो करने वालों के द्वारा, तो उस स्थिति में हम सभी को तैयार ही रहना चाहिए और अपने देश के कर्तव्य के प्रति, उसकी सॉवरेनिटी और उसकी इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए हमें अपने आँख कान खुले रखने हैं और पुलिस का भी पूरा सहयोग करना है। जहाँ कहीं इस तरह की कुछ होता हुआ देखते हैं, कुछ भी संदिग्ध अपने आसपास देखते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है, एज ए नागरिक हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम जाके पुलिस को अवगत कराएं कि ऐसा कुछ हमारे आसपास हो रहा है। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। आपको कुछ पूछना है अभी तक जो पॉइंट्स हुए उससे रिलेटेड? हाँ जी, कोई प्रश्न नहीं है? बिल्कुल है एक प्रश्न। असल में जब भी हम पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं तो लोग हमको बीजेपी सपोर्टर कह देते हैं, बट मैं एज अ ड्यूटी ये कहना चाहता हूँ कि ड्यूटी देशभक्ति निभाना एक आसान काम है। मैं किसी पार्टी को अपोज कर सकता हूँ, बट अपनी ड्यूटीज़ को अपोज नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली हमको क्या बोलते हैं, बिना बात के एक बीजेपी एजेंट टैग कर दिया जाता है, या फिर हम बीजेपी को अगर पसंद नहीं भी करते, बट लोग इसी बहाने, ये बीजेपी को नफरत करने का बहाना लेके लोग देश की ड्यूटीज़ फॉलो नहीं करते। ये एक मैंने चीज़ नोटिस करी अभी। ये आप काफ़ी हद तक सही भी कह रहे हैं, क्योंकि हुआ भी है। देखिए, आप जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो आंदोलन से एक पार्टी निकली थी, और अभी रिसेंट जो इलेक्शन कंक्लूड हुए दिल्ली में, उसके बाद हम देख चुके हैं कि उस पार्टी की क्या दुर्दशा हुई है। क्यों हुई है? उस पार्टी में भी कई सारे जो पेट्रियटिक सिटीजन्स थे, उन्हें लगा था कि शायद ये बीजेपी से अलग होंगे, लेकिन आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो बीजेपी से नफरत करने का भी कोई औचित्य बनता नहीं है। यदि आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने कितना काम किया है, राइट विंगर्स को सब गालियां देते हैं, आरएसएस को सब गाली देते हैं। उठा के देखिए कि एक बार कहीं पे भी पूरे देश में कोई आपदा आती है तो आरएसएस वाला जो व्यक्ति है, स्वयं सेवक है, वो बिना कॉल किए, मतलब वेट नहीं करता, प्रोएक्टिवली काम करते हैं आरएसएस वाले। वो उठेंगे और बिना किसी को बताए या गवर्नमेंट से भी पूछेंगे नहीं कि हमें यहाँ जाना चाहिए। आप कोविड में कैसे उन्होंने हेल्प किया, इवन जो पुराने जो अर्थक्वेक वगैरह भी हुए थे, आज तक का इतिहास है कि उन्होंने कभी ये भी नहीं देखा कि सामने जो विक्टिम है वो कौन से धर्म का है, क्या वो हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी है, जो वहाँ पे उनके सामने, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना, नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो इसको चरितार्थ करते हुए आरएसएस के स्वयं सेवकों ने हमेशा आगे बढ़ के सेवा की है, और उसी का परिणाम है जो ये परिदृश्य आज आपको दिख रहा है। हाँ, पूछिए। नहीं, मैं उसे कहना चाहता हूँ, मैंने कभी किसी लेफ्ट के पॉलिटिशियन या लेफ्ट की किसी मीडिया हाउसेस को कभी सेवा करते हुए नहीं देखा। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ यही है। ग्राउंड रियलिटीज़ है, मैं कहूँगा कि सेवा करते हुए आपने नहीं देखा है, बट रियलिटीज़ ये है कि वो लोग भी सेवा करते हैं, अपने वोट बैंक की। वो लोग सिर्फ उनकी सेवा करते हैं जो उन्हें वोट देते हैं। लेकिन ये बात सही है, मैंने देखा है कि ये लोग ऑटो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टैक्सी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट जब से असली में सेवा करने की बारी आती है वहाँ पे गायब रहेंगे। बिल्कुल, आपका ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। तो सेवा इसी प्रकार से ये लोग सेवा करते हैं, और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक ऐसी पार्टियों का राज रहा यहाँ पे, जिन्होंने अपनी सत्ता लोलुप पार्टियां हम कहेंगे तो बिल्कुल सही है आपका ऑब्जर्वेशन है कि अब देखिए ना, आप जो बीजेपी से पहले जो पार्टी सत्ता में थी, वो ऐसे बिल लेके आए थे जो पूरी तरह से एक
समुदाय विशेष को ही खुश करने के लिए थे। जैसे कम्युनल राइट्स बिल, आपने सुना है इसके बारे में? नहीं। कम्युनल राइट्स बिल ये था जिसके अंतर्गत यदि कहीं पे कोई दंगा होता है तो क्योंकि अल्पसंख्यक है, अगर अल्पसंख्यक भी करने वाला है तो जो एट्रोसर है, यानी कि जो मेजोरिटी है, चाहे वो मेजोरिटी के ऊपर अत्याचार भी अगर अल्पसंख्यक कर रहा है तो उस केस में भी जो हम कह सकते हैं एट्रोसर जो मैंने कहा आपको, मेजोरिटी वाले को ही पकड़ा जाएगा। उस केस में भी यदि हिंदू ही मर रहा है तो भी हिंदू को ही पकड़ा जाएगा कि तुमने इसे अत्याचार क्यों नहीं करने दिया। तो इस प्रकार के बिल ये लोग लेके आने की सोच रहे थे। मतलब साइकिल ने अगर कार को ठोक दिया तो कार की गलती है। हाँ बिल्कुल, साइकिल ने अगर कार को ठोक दिया तो कार की गलती है और कार वाले को उसके लिए आजीवन कारावास भी झेलना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो यही कहना चाह रहा था कि किया है उन लोगों ने, लेकिन केवल टारगेटेड वोट बैंक के लिए किया है और उसी का नतीजा आज देख पा रहे हैं कि, और अल्पसंख्यकों में भी क्यों सिर्फ एक ही अल्पसंख्यक है क्या हमारे समाज में? हमारे जैन भाई भी तो हैं, पारसी समुदाय भी है, जो कितने शांति से और कितने अच्छे से ये लोग रहते हैं अल्पसंख्यकों में भी। तो क्यों सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय को, जो कि अल्पसंख्यक है भी नहीं, हिंदुओं के बाद सबसे बड़ा जो समुदाय है वो वही समुदाय कहलाता है, तो फिर वो अल्पसंख्यक कहाँ हो, कैसे हो गए? और आप ये देखिए कि कश्मीर में वे लोग बहुसंख्यक है होते हुए भी अल्पसंख्यकों का जो बेनिफिट्स है वो सारे वो लोग उठाते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, बस कहना चाहूंगा सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, यू आर राइट। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले कुछ पॉइंट्स हैं वो कवर करते हैं। जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं, और अगला पॉइंट जो कहता है डिफेंड द कंट्री, ये हमने कर लिया था। इसके बाद डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। अब आप सोचिए, जो अपने अधिकार के लिए चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, क्या वो कभी इस पे चर्चा करेंगे, या क्या कभी वो इस पे चर्चा करते हैं? वहाँ तो सिर्फ ये है कि भाईचारे की बात तो हिंदुओं से एक्सपेक्ट की जाती है कि हम और आज के समय में हम लोग भी ये जान चुके हैं कि भाई तो वो लोग हैं और हम लोग सिर्फ चारा हैं। तो संप्रदाय विशेष हमेशा भाई रहा है और हिंदू जो है बेचारे वो चारा बन के रह गए हैं। तो ये है भाईचारा। तो अब संविधान ये कहता है कि एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो ऐसा बोध कर्तव्य है कि वो इस प्रकार का बोध अपने समाज में लाए जहाँ पे नागरिक ये जाने कि भाई हम सबको साथ में रहना है, भाई का मतलब भाई की तरह से रहना है, एक सामाजिक सौहार्द की भावना आए। तो यही चाहते हैं। तो अब मैं क्विकली सारे जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो ले लेता हूँ, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो समय की मांग को देखते हुए मैं फटाफट से सारे पॉइंट्स ले लेता हूँ, लेकिन आप अंदर से सोचिएगा, एक बार अपने अंतरात्मा से सोचिएगा कि इनमें से कितने कर्तव्य हैं जिसे हम पूरा कर पा रहे हैं, हम भी और जो सामने वाले अधिकारों की बात करते हैं। अब कोई अधिकार की बात करे तो उससे पूछिएगा कि भाई तुमने अपने कितने कर्तव्य को तुम फॉलो कर रहे हो? आज तुम अधिकार की बात करने आए हो, रोना रोने आए हो, ये बताओ कि कितने नागरिक कर्तव्यों को तुम फॉलो कर रहे हो? तो मैं फटाफट से जो बाकी के कुछ मुख्य बिंदु हैं वो भी ले लेता हूँ। डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, प्रिजर्व कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री, जो सबसे मुख्य है कि जो हमारा कर्तव्य, जो हमारा कल्चर है, कंपोजिट कल्चर क्या है हमारे देश का? हमारे देश का कंपोजिट कल्चर ये है कि जिसमें सनातन के चारों भाई, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, ये चारों भाई कितने सौहार्द से रहते हैं। तो इनके साथ ही हमें कोई आपत्ति नहीं है एब्राहमिक्स को भी गले लगाने में, लेकिन उनका जो कट्टर स्वभाव है उनको छोड़ना पड़ेगा। जो ये कहता है किस प्रकार से आज सऊदी अरब में हम देखते हैं कि वो लोग अपनी कट्टरता छोड़ के, जब वहाँ पे मदरसों में भगवत गीता और महाभारत अरबी में ट्रांसलेट करके पढ़ाई जा सकती है, तो हमें क्या आपत्ति है? हम आपको ये करने के लिए कह भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ इतनी सी अपील कर रहे हैं कि आप
जब आप अपने घर में हो तो आप जो चाहें वो धर्म फॉलो कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें एनफोर्स मत कीजिए वो करने के लिए, या हम नहीं मानते तो हमें काफिर मत कहिए, और हमें जो आपके लिखा हुआ है आपके धर्मशास्त्रों में वो सब को त्याग दीजिए और गले मिलिए, भाई की तरह से गले मिलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है आपके साथ रहने में भी। आगे चलेंगे तो प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री, मतलब जो सनातन का कल्चर है और जिसमें सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कि सभी को एक साथ रहना है, सभी भाई बंधु हैं, ये सनातन कहता है। और इसी कल्चर को प्रिजर्व करना ये एक सिटीजन का कर्तव्य है, ये एक नागरिक का कर्तव्य है, ये उसमें आता है। इसके बाद देखेंगे प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, तो हमारे आसपास जो ये हमारी पृथ्वी जो हमारी माता है जिसने हमें जीने के लिए सारे जो रिसोर्सेज है वो हमें उपलब्ध करवाती है, तो उनकी भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये एक नागरिक का कर्तव्य है एनवायरनमेंट को अच्छा रखना। तो ये भी एक पॉइंट है। इसके बाद बाकी 4 पॉइंट्स और हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्या, कि जो मेरे धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है उसको मारना नहीं है, मुझे उसके भी रिलीजन का अगर सम्मान करना है, तो वो जो है वो ये पॉइंट है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटेरियन एड्स देना, मतलब किसी की सहायता उस बेसिस पे करना, कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, तो उनकी सहायता ये देख कर नहीं करना कि वो किस धर्म के हैं। क्षमा कीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। तो ये आप अधिकार की बात करते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेफ गार्ड, वी हैव टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वायलेंस से बचना है। कुछ भी हो जाए हमें वायलेंस नहीं करना है। अपनी बात आप मुखर होकर रखिए, इतने सारे मीडियम से, इतने सारे चैनल्स हैं, लेकिन सड़क पे उतर के जो आप उत्पात करते हैं या अपने नंबर बताने की कोशिश करते हैं ना, वो करना छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं विशेषकर समुदाय विशेष की बात करूँगा, तो ये करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये करके आप अपने नागरिक अधिकार के बारे में बात करने का जो अधिकार है वही खो चुके हैं। अगर आप इस तरह से हर बात पे बाहर निकलेंगे तो ये करके आप अपना अधिकार ही खो चुके हैं। प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो है वो भी खो चुके हैं, अगर आप इसी प्रकार से हर बात में वायलेंस लेके आते हैं तो। इसके बाद है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। देखिए ये मतलब ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले ना, ये आप कह सकते हैं कि ये हमारे जो सनातन के जो अवधारणा है, जो करना चाहिए वही यहाँ पे लिया गया है, वही यहाँ पे कमिटी ने भी सजेस्ट किया था और उसी को संविधान में ऐड किया गया है। इसके बाद है ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल, कि सभी बच्चों को स्कूल में भेजना है। ये बच्चों का फंडामेंटल अधिकार तो है ही, और उस अधिकार को कोई हैम्पर ना कर सके, ये उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उनको वो बच्चों के अधिकार को उनको फैसिलिटेट करें, ये उन पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो ये आज के कुछ चर्चा के मुख्य बिंदु थे। अब इसमें क्या है, जब फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में लिखी हुई है तो मैं उनसे भी प्रश्न करना चाहूँगा कि जो एलओपी हैं आज के समय में जो एलओपी हैं, जो बुक संविधान की बुक और रेड बुक जो है ना उसको ले लेके ऐसे घूमते रहते, सब तरफ दिखाते रहते हैं, फोटो सेशन वगैरह भी करते हैं, उनसे मेरा ये नम्र निवेदन है कि एक बार उस संविधान को उठा के खोल के देखो। अधिकार देख लिया आपने, अच्छी बात है, एक बार ड्यूटीज को भी देखो और ये इंश्योर करो कि सरकार पे प्रेशर बनाओ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब पे ये प्रेशर बनाओ कि ये जो आज हमने डिस्कस किए ना, एटलीस्ट ये जो 11 बिंदु डिस्कस किए आज के सत्र में, इन 11 बिंदुओं पे सरकार को घेरो। आज की जो हमारी मोदी सरकार है इसे आप इन 11 बिंदुओं पे घेरिए कि इनको इंश्योर करने का आप कब काम करोगे, कि फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजन्स की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसे एनफोर्स करने के लिए आप कब काम करेंगे। आप में अगर सही मायनों में यदि आप
देश की जनता का भला चाहते हैं या संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करवाने के लिए कब उठेंगे? यही मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप उठेंगे इसके लिए, सोते नहीं रहेंगे जो अभी आप सो के आए हैं वैसे तो वियतनाम में। और ज़्यादा क्या बोलूँ, आपको कुछ कहना है कैमरा जी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर, रावण, ओवैसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर एनफोर्स करेंगे तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कह देंगे? जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, जो वही कह रहा हूँ ना मैं आप। तो अगर वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं तो पहले तो उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का वो मतलब उसके हिसाब से एक्शंस होने चाहिए। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है तो गवर्नमेंट का ऊपर ये लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो इसे एनफोर्स करे। ये तो मोदी गवर्नमेंट इतनी हम कह सकते हैं कि हर चीज़ के लिए वैलिडेशंस मांगती है लेफ्ट वालों से, इसीलिए आज ये कंडीशन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ कोई देखता भी नहीं है उठा के। सही कहा। तो इसी के साथ आज का हमारा सत्र आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में भर भर के भेजिए, क्योंकि इसी से हमारी रीच बढ़ेगी। और इसी चर्चा को आगे भी आप यदि अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसे आप अगला पार्ट यदि आप चाहते हैं कि इसका एक पार्ट और आए, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना पड़ेगा बार बार कि हाँ इसमें और आगे चर्चा होनी चाहिए। आज की जो ये चर्चा थी फंडामेंटल राइट्स, इस चर्चा के लिए जो रिसर्च है, जो रिसर्च वर्क हमने किया है, ये ऑर्गेनाइज़र में एक इशू छपा था और उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। इट वाज द आर्टिकल नेम्ड रीस्टोरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ रिपब्लिक। और जब हमने ये पढ़ा तो हमारी भी आंखें खुल गई और बिल्कुल सही बात वहाँ पे लिखी गई है। ये सचिन अधिकारी जी और लोविश मिनोचा जी के द्वारा ये लिखा गया था और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ऑनलाइन भी इसे जाके पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र में ये आया था 2 फरवरी का जो एडिशन है उसमें ये आया था। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे, काफ़ी लंबा समय हो गया है चर्चा में रहते हुए। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? कैमरा? बस यही कहना चाहते हैं कि अगली चर्चा में अगर मुझे बुलाना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। तो मित्रों, आपने देखा कि हमारे जो कैमरा हैं वो भी बोलने लगे हैं। तो अब अगली चर्चा में आप यदि कैमरे को चाहते हैं कि कैमरा भी बोले, सिर्फ मूक बन के मुझे ना सुनता रहे, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है कि कैमरा भाई आ जाओ। ठीक है? और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे देश में जहां फंडामेंटल राइट्स की चर्चा अधिक होती है, उसी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी चर्चा प्रारंभ हो, तो हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। और उसी के लिए हमारी आपसे प्रार्थना है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। हर बार की तरह जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। और इसी के साथ आज के लिए जय माँ भारती, वंदे मातरम।